नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन को लेकर के कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो आई होप कि आपको पक्का पसंद आया होगा। और इस वीडियो में भी हम प्रोनाउन की ही चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, काइंड्स क्या है। साथ ही साथ हमने जो सबसे पहला काइंड्स था पर्सनल प्रोनाउन, उसको बहुत डिटेल में चर्चा किया था एक चार्ट के साथ। ठीक, और उसमें हमने समझाया था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और क्या अंतर होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। आज की वीडियो में हम उसी काइंड्स के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और सबसे जो हमारा पहला प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं, जिसके लिए खासकर 4 शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। दिस, दैट, दिज और दोज का, इन चारों का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग किसी नज़दीक की वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग भी किसी दूर की वस्तु के लिए जब वो सिंगुलर हो यानी सिंगल हो। उसी के साथ अगर हम दिज और दोज की बात करें तो दिज का प्रयोग भी होता है नज़दीक की वस्तु के लिए परंतु वो सिंगल ना हो, प्लूरल हो। और दोज का प्रयोग भी हम करते हैं किसी प्लूरल के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आराम से चीज़ों को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ दिस इज योर पेन, यानी यह तुम्हारी कलम है। यहाँ जो दिस है वो एक नाउन की जगह पे प्रयोग हुआ है और वो संकेत कर रहा है किसी पेन की तरफ। इसीलिए ये जो दिस है वो आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा दैट का प्रयोग होता है दूर की वस्तु को दिखाने के लिए। जैसे कह रहा है दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। तो जब किसी दूर की वस्तु को जो कि सिंगल हो उसको हम दिखाते हैं तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं दैट का। तो दिस और दैट ये दोनों कौन से प्रोनाउन होंगे, डीपी यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी बात करते हैं दिज और दोज की। तो दिज का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल के लिए, यह मैं लिख दे रहा हूँ, प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं। और तब प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु नज़दीक हो। जैसे कहा जाए दीज आर माई टॉयज, ये सभी मेरे खिलौने हैं। तो खिलौने जो हैं आपके प्लूरल हैं, उस केस में आप यहाँ पे लगाएंगे दीज। लेकिन अगर दोज की हम बात करें तो दोज का प्रयोग भी करते हैं हम प्लूरल के ही लिए, लेकिन वो वस्तु क्या हो, थोड़ी दूर हो। जैसे लिखा है दोज आर माई पेन। आई होप कि ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि होने वाला है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था और एक अंतर समझाया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। बस वही अंतर आपको समझना है, बाकी कुछ इसमें समझने जैसा नहीं है। सबसे पहले हम बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो कुछ वर्ड होते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इंटेरोगेट का मतलब होता है प्रश्न करना। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे व्हाट लिखा है, व्हेन है, हु है, हुम है, हाउ है, वाई है। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब के सब जो हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। बस अंतर आपको इतना देखना है कि जो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं यानी जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन नहीं आना चाहिए, यानी विदाउट नाउन ही आते हैं। अगर इनके बगल में कोई नाउन आता है तो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर इनके बगल में कोई नाउन नहीं आता है, केवल ये सिंगल प्रयोग होते हैं, तो उस केस में ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाई आर यू वीपिंग। इसमें आपका जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है वाई। दूसरे सेंटेंस में व्हाट आर यू डूइंग, इसमें जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो आपका व्हाट। और तीसरे में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हु और चौथे में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है विच। तो बहुत आसान है, एक सिंपल लाइन में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और उसके बगल में कोई शब्द यानी आपका नाउन नहीं आता है तो उस केस में ये जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, वाई हो, वाट हो, हु हो, विच हो, ये सब के सब आपके कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल है। आइए अब समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की तो ये एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रकार है। और इसमें हम बात अगर करें रिलेटिव प्रोनाउन इसका नाम क्यों है तो इस बात को समझ सकते हैं। रिलेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक।
यानी एक तरह से संबंध बताता है एक नाउन का उसके बगल में आने वाले प्रोनाउन से। ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। पहले यही समझ लेते हैं कि इसका काम है कंबाइन टू सेंटेंसेज, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ना। और कौन कौन से वर्ड से जोड़ सकता है? तो या तो ये हु से जोड़ सकता है, हुम से जोड़ सकता है, विच से जोड़ सकता है, दैट से जोड़ सकता है, हुज से जोड़ सकता है, वर्ड से जोड़ सकता है, या ऐसे भी और शब्द हैं जिनसे ये किसी एक नाउन को एक प्रोनाउन की सहायता से यानी दो सेंटेंसों को कंबाइन कर सकता है, जोड़ सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ आई नो द बॉय, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो यहाँ दिमाग में आएगा कौन से लड़के को? तो कह रहा है कि हु, जिसने। यहाँ जो हु लगा हुआ है ये देख पा रहे इसी बॉय के स्थान पर आया हुआ है, यानी उसी लड़के की बात हो रही है जिसे मैं जानता हूँ। और अगर ग्रामर की भाषा में इस चीज़ को देखें हु को क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। यानी जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है उस रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं उसी नाउन का एंटीसीडेंट। और ये ठीक इसी नाउन के पहले प्रयोग होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो हु है यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो हु है वो किस प्रकार का प्रोनाउन हुआ? आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कह रहा है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु केम हियर, जो यहाँ आया। यानी दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमने जिस प्रोनाउन का यहाँ पे प्रयोग किया यानी जो हु का प्रयोग किया वो बॉय का एंटीसीडेंट है, और साथ ही साथ ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट राम, तुम्हें राम की या राम का सम्मान करना चाहिए। हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने तुम्हारी कल मदद की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ड है फिर यहाँ पे हु, और हु किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। यानी राम के लिए जो एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का काम करेगा वो है वर्ड आपका हु। और साथ ही साथ ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके साथ तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है दिस इज़ द गर्ल, कह रहा है कि ये वही लड़की है हुम आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला। तो यहाँ जो हुम वर्ड है ये हुम वर्ड आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। और मुझे लग रहा है कि अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसका एंटीसीडेंट है। किसका है ये? गर्ल का। ठीक, क्योंकि इसी के विषय में ये बात कर रहा है। बात करते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल की। तो लिखा है दिस इज़ द बुक विच आई बॉट फ्रॉम मार्केट, कह रहा है ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदा बाजार से। तो जो किताब है उसी के विषय में एक वर्ड हमने यूज किया हुआ है विच, और जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो बुक है इसका एंटीसीडेंट है आपका विच। आई होप कि आपको एंटीसीडेंट समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। साथ ही साथ लास्ट एग्जाम्पल है द डॉग दैट बार्क्ड रन अवे, कह रहा कि जो डॉग था जिसने भौंका था वो भाग गया। तो यहाँ जो दैट वर्ड है वो आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका यानी दैट का जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा? डॉग। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि एंटीसीडेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट काइंड को, तो आइए उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोनाउन के अगले काइंड्स की, अगले टाइप की, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तो उस केस में जब हम ये बोलते हैं कि मैंने ये काम खुद किया है, स्वयं किया है, यानी खुद को महत्व देते हैं, तो स्वयं या खुद की अंग्रेजी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। ठीक, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक बात आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगी
कि जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन में, यानी कौन कौन आता है, आई और वी, साथ ही साथ जितने हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, और सेकंड पर्सन में आप अच्छे से जानते हैं केवल आपका क्या आता है, यू। यानी फर्स्ट पर्सन का अगर आप पजेसिव केस देखेंगे, जैसे आई का हो जाता है माई, या फिर वी का हो जाता है आवर, इसी तरह यू का हो जाता है योर, ठीक। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं, एक आपका जो है थर्ड पर्सन, यहाँ मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। थर्ड पर्सन इसमें कौन कौन आता है, ही, सी, इट और आपका दे, ठीक, इतने आते हैं ये। और इनके अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप लिख सकते हैं ही का हिम, या सी का क्या होता है हर, या फिर इट का क्या होता है इट, या फिर दे का क्या होता है देम। यानी इनके हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है, जिनका पजेसिव एडजेक्टिव माई और आवर होता है, इसी में हम जोड़ते हैं सेल्फ या सेल्व्स। आई के साथ यानी जिसका प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन माई है उसके साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं, और आवर के साथ क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन यू दिया है जिसका पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, इसमें अगर आप सेल्फ जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा सेकंड पर्सन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें जहाँ पर ही है, सी है, इट है, दे है, इन सबका जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर इन दोनों में आपको पजेसिव एडजेक्टिव पे ध्यान देना है और इसमें आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्ट पे। अगर आप ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्व्स जोड़ते हैं तो ये आपके बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर दिया हुआ है। जैसे लिखा रहे राम डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। यहाँ लिखा है कि राम डिड दिस वर्क हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है, तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं ये जो हिमसेल्फ वर्ड है यही आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और बनाया कैसे गया है, राम जो है वो एक नाउन है और इसका जो सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन में वो हो जाएगा आपका ही, और जो ही है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और हिम में जब हम सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिमसेल्फ। यानी आप समझ पा रहे हैं कि हिमसेल्फ कहाँ से आया है, राम की वजह से, क्योंकि वो ही के हिसाब से हिम में कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में और उसमें हम जोड़ेंगे सेल्फ, तो क्या मिलेगा, हिमसेल्फ। और जो हिमसेल्फ है वो किस तरह का प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट कुछ और हो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ हो राधा रोट दिस लेटर, और यहाँ आपको लगाना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राधा के हिसाब से सूटेबल होगा। तो अगर राधा की बात करें तो इसका सब्जेक्ट होता है सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो अगर हर में हम सेल्फ जोड़े तो ये हो जाएगा हर सेल्फ, और यही हर सेल्फ क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राधा का। तो यहाँ लिखेंगे हर सेल्फ, और ये जो हर सेल्फ है आपका वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आपको सेल्फ जोड़ना है या सेल्फ जोड़ना है। सेल्फ कब जोड़ना है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा रहा है वी कुक्ड दिस डिलीशियस फूड, और यहाँ मान लीजिए आपको जोड़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वी, और वी का जो पजेसिव एडजेक्ट पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, आवर,
और इसके साथ हम जोड़ेंगे सेल्व्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो वी है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम सेल्व्स जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स। तो जो यहाँ पे आवर सेल्व्स और लिखा हुआ है वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। अलग टाइप लिख दिया जाए एम्फेटिक का, वैसे इसको अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप चाहे तो इसको साथ में ही सीख सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन आप ऐसे समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं एक ही पिता की दो संतानें हैं, एक ही बाप के दो बेटे हैं। बस अंतर क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अपने आप को थोड़ा कम महत्व देता है और जो एम्फेटिक है वो अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे लिखा रहे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब आपके दिमाग में हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि यहाँ भी तो माई सेल्फ लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव हो, लेकिन नहीं दोस्तों, ये क्या है, एम्फेटिक है। ऐसा कैसे पता चलता है, इनके स्थान की वजह से। जैसे पहले वाले सेंटेंस में लिखा है कि राम डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, राम ने यह काम किया स्वयं, यानी हो सकता है कि उसके साथ में कोई और भी रहा हो, यानी उसने अकेले न किया हो लेकिन खुद उस काम में शामिल हुआ हो। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसका मतलब है कि मैंने खुद ही ये काम किया है, कोई और नहीं था। यानी जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही अगर किसी सब्जेक्ट के बगल में लिख देते हैं तो सब्जेक्ट पर बिल्कुल जोर पड़ता है कि मैंने खुद ही ये काम किया है, यानी कोई और नहीं था सहायता करने वाला। उस केस में यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका कहलाता है एम्फेटिक। एम्फेटिक बोलते हैं इसको, बस जोर देने की बात है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा रहे राधा हरसेल्फ क्लीन्ड दिस रूम। यहाँ पे देखिए जो हरसेल्फ है वो ठीक आपके सब्जेक्ट के बगल में है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो आपका हरसेल्फ है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक है। यानी जब भी किसी सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट दिया हो उसके बगल में ठीक आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रयोग करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव ना होकर के क्या हो जाता है, एम्फेटिक हो जाता है। आई होप कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे। आइए डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट काइंड की। तो आइए सीखते हैं अपने अगले प्रोनाउन को, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये बताता है कि कई व्यक्तियों में से किसी एक की बात करता है, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में से किसी एक की बात करता है, और उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके अंतर्गत हमारा एक वर्ड होता है ईच, इसका मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है जितने हैं उनमें से एक एक की बात वो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक वर्ड होता है आइदर। आइदर का प्रयोग करते हैं कि जब दो व्यक्ति दिए हुए हों और दो में से हम किसी एक की बात कर रहे हों तो उस केस में हम लगाते हैं आइदर। और इसी का निगेटिव होता है नाइदर। नाइदर का प्रयोग भी हम करते हैं कि जब दो व्यक्ति दिए हों, दोनों में से हम किसी की भी बात ना करें, एक की भी बात ना करें, उसको हम बोलते हैं नाइदर। तो ये तीनों प्रोनाउन यानी आपके ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों वर्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। आइए इनको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे लिखा है ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट रिवार्ड। इसका मतलब है कि जितने बॉय थे उनमें से प्रत्येक ने क्या किया, गॉट रिवार्ड, इनाम पाया। तो यहाँ ईच जो है वो बात कर रहा है पूरे बॉयज़ में से, जितने भी आपके बॉय थे उनमें से एक एक बॉय की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक के लिए हम कौन सा वर्ड प्रयोग करते हैं, ईच का। और कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अभी बात करते हैं नाइदर ऑफ द टू बर्ड्स इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ लिखा है कि दो में से कोई भी जो बर्ड थी वो ब्यूटीफुल नहीं है, दो में से कोई भी बर्ड ब्यूटीफुल नहीं है। यानी यहाँ जो नाइदर है वो बताता है दो में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से किसी एक की भी बात वो नहीं करता है। इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंस देता है। अब एक चीज़ यहाँ आप ट्विस्ट देख सकते हैं कि यहाँ जो बर्ड्स लगा हुआ है वो प्लूरल है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके बगल में जो वर्ब लगा हुआ है ये वर्ब आपका कैसा है, सिंगुलर है।
सिंगुलर। ये सिंगुलर क्यों है, जबकि यहाँ पर बर्ड्स के हिसाब से तो इसको प्लूरल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको समझते हैं। यहाँ लिखा है कि नाइदर ऑफ द टू बर्ड्स, दो में से कोई एक भी नहीं, यानी दोनों बर्ड्स में से किसी एक की बात कर रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया हुआ है, इज का। ठीक, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ये एक रूल है कि जब भी आप नाइदर ऑफ से सेंटेंस शुरू होता है, उसके बगल में भले ही प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ हो, लेकिन वहाँ पे जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल समझते हैं। लिखा है आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट। कह रहा है इनमें से कोई एक रोड तो जाता ही है, कहाँ पर जाता है, एयरपोर्ट पर। तो ये जो लीड लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं लीड में एस लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इनफिनिट है। और प्रेजेंट इनफिनिट में यस यस वर्ब में, यानी इस लीड में कह सकते हैं, इस वर्ब में यस यस तभी लगता है जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है रोड्स, ये कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है आइदर, और आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो दो रोड में से किसी एक रोड की ही बात करता है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो कैसा होगा, सिंगुलर। तो याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ अगर आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे लिखा है आइदर ऑफ द टू पेन्स इज कॉस्टली। आइदर ऑफ द टू पेन्स इज कॉस्टली। यहाँ आइदर लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है पेन्स, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल है। फिर भी जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ये इज, वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इच, आइदर और नाइदर का यूज हम कैसे करते हैं और कौन से टाइप के प्रोनाउन हैं। आइए बात करते हैं अब अगले काइंड की। दोस्तों आइए बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। समझते हैं कि क्या मतलब होता है इंडेफिनिट का। और अगर बात करें इंडेफिनिट की तो सबसे पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित इसका मतलब होता है, यानी जिसके विषय में स्पष्ट कहा ना जा सके कि वो कितने हैं, क्या हैं, यानी अनिश्चित की हम बात करते हैं। जैसे कुछ वर्ड है यहाँ पे जो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपका ऑल है, मच है, लिटिल है, सम है, फ्यू है, वन है, नन है, मिनी है, एनी है। ये जितने भी वर्ड हैं इन सबको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन मस्ट लव वंस कंट्री। वन का मतलब होता है हर एक को, ठीक। मस्ट लव, प्रेम करना चाहिए अपनी कंट्री से, लेकिन किसको प्रेम करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं दिया है, यानी निश्चित नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। यानी जो वन है आपका, ये हो जाएगा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें एक बात सीखने लायक है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो वहाँ पर जो हम पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं वो वंस होना चाहिए, यानी यहाँ पे वंस लगाएंगे। अगर कहा जाए कि वन को, यानी हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे हिज लगाएंगे तो ये गलत होगा। आपको हमेशा क्या यूज करना है, वंस। यह एक एरर बन के आता है काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसों में, चाहे आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अगर किसी अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम को मतलब आप बीट कर रहे हो या मतलब अटैम्प्ट कर रहे हो, उस केस में जब भी आपका सब्जेक्ट वन होगा तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश क्या होगी, वंस। बस ये रूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सम आर बॉर्न पोइट्स। कह रहा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, जन्मजात कवि होते हैं। यहाँ पर जो सम का प्रयोग है वो किसी नाउन के लिए हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस टाइप के नाउन के लिए हुआ है, यानी ये भी एक प्रकार से एग्जाम्पल है इनडेफिनिट प्रोनाउन का। इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ये, ठीक। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ लिखा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। कह रहा है जो भी चीज़ें, यानी सभी चीज़ें दैट ग्लिटर, जो चमकती हैं, इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती हैं। तो यहाँ जो ऑल वर्ड है इसका भी प्रयोग किसकी तरह हुआ है, इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह पे। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी ये जितने भी वर्ड आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सबका जो है, सबको हम रख सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में। और जितने वर्ड हैं सबका प्रयोग हम अभी अलग से पढ़ेंगे रूल के हिसाब से, कि कब हम ऑल लगाते हैं, कब मच लगाते हैं, कब लिटिल लगाते हैं। देखिए ये जो लिटिल है और जो फ्यू है, इन दोनों को हम मतलब
तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे, यानी दोनों का तुलना करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो फ्यू है वो नंबर बताता है, नंबर संख्या बताता है, ठीक, यानी काउंटेबल है। और जो लिटिल है वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ, जैसे कहा जाए कि मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वहाँ पर आप फ्यू का, ऑ फ्यू का या द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। या कहा जाए कि कटोरे में कुछ चीनी है, तो वो एक क्वांटिटी है, उस केस में आप लिटिल का, ऑ लिटिल का या द लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज़ को हम अभी समझेंगे कि कब हम फ्यू, ऑ फ्यू, द फ्यू लगाते हैं और कब लिटिल, ऑ लिटिल और द लिटिल लगाते हैं। उसी तरह नन का क्या प्रयोग होता है इसको भी सीखेंगे, मेनी का क्या प्रयोग होता है इसको भी सीखेंगे, या फिर एनी कहाँ यूज होता है। इस सब चीज़ों को हम जानेंगे अपने आने वाले मतलब अगले वीडियो में, और वो रूल के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले काइंड की तरफ। तो दोस्तों आइए सीखते हैं सबसे लास्ट का जो प्रोनाउन है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन? अगर इसकी हम बात करें तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक ऐसे प्रोनाउन जो कि दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में संबंध बताते हैं। जैसे इनमें दो वर्ड बहुत खास हैं, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन भी बनते हैं। एक वर्ड है ईच अदर, ईच अदर, और एक का नाम है वन एनदर। ईच अदर और वन एनदर, ये दो वर्ड होते हैं और इन दोनों को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। ईच अदर का भी मतलब होता है एक दूसरे से, और वन एनदर का मतलब होता है एक दूसरे से। अंतर क्या है दोनों में? तो ईच अदर का जो प्रयोग है फॉर टू पर्सन्स, दो के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें वन एनदर की, तो इसका प्रयोग किया जाता है मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा रहे राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा रहा है वी आर फोर फ्रेंड्स, वी लव वन एनदर। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर, वी आर फोर फ्रेंड्स, वी लव वन एनदर। तो जब भी आपको बताना है कि दो लोग हैं और वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं या मतलब प्रेम करते हैं, उस केस में आप लगाएंगे ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग आप करेंगे दो के लिए, ठीक। और ये किस प्रकार का प्रोनाउन होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए ये जो क्वेश्चन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये बाकी जो बच्चे हैं 6 के 7 के 8 के उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो 9 10th में उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे कभी कभी एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लिखा रहा कि राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर की जगह पे दे देगा वन एनदर, और वो एक एरर हो जाएगा। तो आपको जानते हैं कि इंटर में एक छोटा सा क्वेश्चन ही आता है एरर डिटेक्शन का, आपको ढूंढना होता है कि सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को एक लैंग्वेज के रूप में मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई एरर आपको दे दे, या फिर इसी वर्ड को दे के पूछ दे कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अभी बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। वी आर फोर फ्रेंड्स, यहाँ कितने लोग हैं? 4, और कह रहा है कि वी लव वन एनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। उस केस में जब यहाँ पर दिया गया है कि 2 से अधिक लोग हैं, तो हमें क्या लगाना है? वन एनदर। वन एनदर का प्रयोग करेंगे मोर देन 2 के लिए, और ये भी कौन से प्रकार का प्रोनाउन होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ जो आपके नाउन का काइंड्स है वो बहुत संक्षेप में, बहुत डिटेल में नहीं था, बहुत शॉर्ट में था,
इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउन से कौन कौन से रूल निकल करके आते हैं जो हम इंग्लिश जब हम सॉल्व करते हैं ग्रामर को तो हमें थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, और उनको कैसे डील किया जाता है, तो उन रूल्स की हम चर्चा करेंगे। और ये आगे की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, और साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर डिटेक्शन के आते हैं। और हम सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कौन सा प्रोनाउन हम सही जगह पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।